नमस्कार, मैं सूरज पांडे GSY नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाएंगे। देखिए, मेहनत करने से कोई काम मुश्किल नहीं रहती है, आसान हो जाती है। और कोई भी काम होगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो काम बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। एक चींटी को देखिए, छोटा छोटा दाना लेके बहुत इकट्ठा कर लेती है, और एक छोटी सी चिड़िया अपना बसेरा बना लेती है तिनका तिनका उठा के। तो हमें मेहनत नहीं करने से कतराना नहीं, हमें मेहनत करना है और प्रयास करना है। आप देख रहे हैं TGT की भर्ती आ गई है, और टेट का पेपर होता है, उसमें भी सीटेट का होता है, उसके लिए भी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के लिए, यानी सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे। चलिए, पहले जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के संबंध में पहले जीन पियाजे सर के विषय में कुछ परिचय हो जाए, फिर उसके बाद में अगला कार्यक्रम हो। पहला ये बात यह है कि जीन पियाजे साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये कभी कभी आ भी जाता है, ऑप्शन में देते थे। तो जीन पियाजे साहब का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था 9 अगस्त 1896 ईस्वी को। 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है। जीन पियाजे साहब पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। जीन पियाजे साहब पहले जंतु वैज्ञानिक थे, और फिर बाद में मनोवैज्ञानिक बने। मात्र 22 वर्ष की अवस्था में ही PhD की उपाधि हासिल किए। ये पहले लगभग 400 बुक अपने ज़िंदगी में प्रकाशित किए। पहले उसके बाद में कुछ बच्चों पे शोध किए, तो बच्चे जो गलत उत्तर दिए उससे बहुत प्रभावित हुए, और उससे प्रभावित होकर ही ये अपना सिद्धांत दिए, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहे। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हो गई। लेकिन ये ऐसे कार्य कर गए जो सतत सदैव के लिए अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की 2 विशेषताएं हैं। ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सिद्धांत की के कार्यविधि की 2 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं कौन कौन हैं? एक तो है संगठन, बीएड का भी पेपर होने वाला है। आप ध्यान रखना, सभी में महत्वपूर्ण है। जिन्हें बीएड का पेपर अभी भी देना है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है अनुकूलन। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के कार्यविधि की जो 2 विशेषताएं, वो संगठन है और अनुकूलन है। अब बात ये बनती है कि ये संगठन क्या है और अनुकूलन क्या है। संगठन वह है जो पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचना में नवीन ज्ञान वैसे का वैसे ही समायोजित हो जाए, तो वो संगठन है। जैसे मार्कर है, तो मार्कर का जैसे सांचा बना है, पूर्व से निर्मित ये कैप है, तो इसमें बैठ गया, ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भाई संगठन है, इस कैप में संगठन है, अब इस मार्कर में भी संगठन है, तो आपस में बैठ गया। कहते नहीं है कि संगठन बना लिए। अरे संगठन मतलब एक प्लानिंग से पूर्व नियोजित योजना है, पहले से ही नियोजित है, तो ये संगठन हो गया। अब पता लग गया कि इस मार्कर की साइज बढ़ गई, अब ये कैप वैसे का वैसे है, तब ये संगठन अब फेल होता है। यानी पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचना में नवीन ज्ञान जब नहीं समायोजित हो पाता है, तब फिर अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन होता है। समझना बहुत क्रिटिकल है। आप समाज हित में कार्य कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि समझ जाए। कई लोगों
कई लोग ये भी कह रहे थे कि सर मनोविज्ञान पे बनाइए, तो मनोविज्ञान पे भी जीन पियाजे के सिद्धांत सर नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पे बना रहे हैं, ध्यान देना। अब अनुकूलन क्या है? अनुकूलन में फिर दो बात आता है। अनुकूलन में एक होता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण और एक समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण और एक समाविष्टीकरण। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या है। अनुकूलन में क्या होता है, दो भाग हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण क्या है? जब बच्चा पहली बार किसी कुत्ते को देखता है तो देखता है कि इसके 2 पैर हैं, 4 पैर हैं, 2 आँख है, 1 मुंह है। और फिर किसी दूसरे कुत्ते को देखता है तो फिर देखता है कि हाँ इसके 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, 2 कान है, 1 मुंह है। यानी कुत्ता को देखा, कुत्ते से पहचान गया, तो ये क्या है? आत्मसातीकरण। अच्छा, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण से ही समझना चाहिए। आत्मसातीकरण मतलब आत्मा में कोई चीज़ बैठाना, मन में बैठाना। आत्मसातीकरण शब्द स्वयं चीख चीख के ही यही कह रहा है, यानी मन में बैठ गया है कि वैसे का वैसे। यानी कुत्ता के 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 आँख है, 2 आँख है और 2 कान है और 1 मुंह है। ठीक है। और फिर दूसरे को कुत्ते को भी देखा हो तब फिर पहचान गए ये सोच के। लेकिन अब बीच में आ गई बकरी, तब भी वो देखता है कि इसके पास 4 पैर हैं, 2 आँख है, 2 कान है, 1 मुंह है, 1 पूंछ है। लेकिन अब जब बच्चे के मन में ये आ गया कि नहीं, कुत्ता भौंकता है लेकिन बकरी भौंकती नहीं है, तब ये क्या हो गया? समाविष्टीकरण। और जब तक इस चीज में अंतर नहीं समझ पाता है बच्चा, तब तक में क्या होता है? आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसातीकरण। उसके बाद में हम चल रहे हैं आगे की तरफ, कुछ और देख रहे हैं। अब इतना हम जैसे का बना दिए हैं, ऐसे का ऐसे एग्जाम में डायग्राम बना के और आप लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, कोई गलत काट भी नहीं सकता है। और फिर देखते रहना। अब जो संवेगात्मक इसकी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी है? 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था देखिए, संवेगात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था। अब क्वेश्चन आ जाता है बहुविकल्पीय में कि संवेगात्मक गामक अवस्था कितने वर्ष तक चलता है? तो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। ये संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलता है। अब प्रश्न फिर यहाँ उठता है कि संवेगात्मक गामक अवस्था को विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। इसके संवेगात्मक अवस्था जो है, बच्चा जन्म लेता है और खाली रोना जानता है। पहले धीरे धीरे 1 महीने का होता है, वो प्रकाश, तेज प्रकाश, अंधेरे में पहुंचता है, अंधेरे से तेज प्रकाश में पहुंचता है तो कुछ क्रिया करता है, कुछ उसे एहसास होता है, प्रकाश के प्रति क्रिया करने लगता है। तेजी से बर्तन गिरा, उसका आवाज हुआ तो चौंक उठता है। 2 महीने का लगभग हो गया है तो इसे एहसास होने लगा है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, 5-6 महीने का होने लगता हो जाता है, मुस्कुराता है बच्चा, और कम ही महीने में बच्चा मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराता है, हंसता है बच्चा। धीरे धीरे जब उस बच्चे के हाथ खुल जाता है तो कुछ वस्तुओं को पकड़ता है। आप कुछ कहते हैं तो आपका वो अनुकरण करता है। मम्मी कहते सुनेगा तो वो मम्मी कहने का प्रयास करेगा वो भी। और धीरे धीरे
जब वो लगभग 1.5 वर्ष का हो जाता है तब वो फिर अपने आप को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों को बोलता है। यानी कुछ शब्द 2 वर्ष का होते होते हुए वो बोलने भी लगता है टूटे फूटे शब्दों में। और फिर ये अवस्था संवेगात्मक गामक अवस्था होते हुए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कितने अवस्था तक है? 2 से 7। अब आप कहते होंगे कि संवेगात्मक गामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। तो देखिए, एक अवस्था दूसरे अवस्था से अलग नहीं है, एक अवस्था दूसरे अवस्था में समाहित होता है। यानी आप 2 गिनती कहे तो एक एक मिला के 2 हुआ, तो वैसे 2 से 7 वर्ष संवेगात्मक गामक अवस्था अब प्रवेश किया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 भागों में बांटा गया है। यह है आंतप्रज्ञ काल, और ये क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। ये क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। आंत प्रज्ञ का क्या काल जो होता है वो 2 से 4 वर्ष तक चलता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है 4 से 7 वर्ष तक चलता है। अब फिर बात यहां पे ये उठती है कि आंत प्रज्ञ काल क्या है, पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या है, इसमें कुछ अंतर होता होगा। अंतर तो बहुत बड़ा है। अब चलिए इस अंतर पे भी चर्चा हो जाए। आंत प्रज्ञ काल, चलिए देख लीजिए भाई, आंत प्रज्ञ काल क्या है। आंत प्रज्ञ काल में यह होता है कि जब बच्चा 2 साल से ऊपर हो चुका है तो देखता है कि पिताजी बैठे पढ़ रहे हैं, वो बैठ गए हैं पढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी पढ़ने का कोशिश करेगा, बच्चा भी बैठ के पढ़ेगा। माताजी को खाना बनाते देखता है तो भी छोटे छोटे बर्तन खिलौनों को लेके खाना बनाने का प्रयास करेगा। बगल में किसी को देख रहा है कि कोई माता अपने छोटे बच्चे को नहला रही है, तो देखते हैं गुड्डे गुड़िया बच्चे खेलते हैं, तो वही देख के खेलते हैं, उसका वो चोटी करेंगे, उसे नहलाएंगे, ऐसा सब बच्चे खेलने का प्रयत्न करते हैं और खेलते रहते हैं। तो ये जो आंत प्रज्ञ काल है वो इसी में आता है। और पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या है? अब पूर्व प्रत्यात्मक काल में 3 बात आ जाती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पूर्व प्रत्यात्मक काल, इधर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूर्व प्रत्यात्मक काल, जरा इधर देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक काल। फिर इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल में ये 3 भागों में बढ़ता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल में मतलब 3 भागों में बढ़ता नहीं, इसमें 3 क्रियाएं हैं, 3 क्रियाओं को समझना होता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल में संरक्षण का सिद्धांत है, विलोमीयता का सिद्धांत है, और तीसरा क्या है? तार्किक गुणितता का सिद्धांत।
संरक्षण का सिद्धांत, विलोमीयता का सिद्धांत, तार्किक गुणितता का सिद्धांत। अब पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संरक्षण का सिद्धांत आप कभी ये पढ़े होंगे कि ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा तो ना नष्ट किया जा सकता है, आप साइंस में कभी पढ़े होंगे। वही चीज़ इसमें है। जैसे एक किलो मिट्टी का है एक ही गोला, उसी में कई छोटी छोटी गोली बना दिए और उस गोली को फिर मिला दिए और एक फिर बड़ा मिट्टी का गोला बना दिए, तो भाई उसका वजन ही उतना तो है, वो उतना ही वजन है जितनी कई गोलियां बना देंगे और फिर उस कई गोली को मिला के फिर एक बड़ा सा गोला बना देंगे। तो ये क्या है, संरक्षण का सिद्धांत। विलोमीयता का सिद्धांत, जैसे दो बराबर छड़ियां हैं, क्या हैं ये, दो बराबर छड़ियां हैं। अब बच्चा इसे देखा और लाइन से खींची है, तो बच्चा पहले इसके तस्वीर मन में तस्वीर छप गया ये छड़ी, और फिर बनाए तो कहा हाँ इसके बराबर की छड़ी है, ठीक। यानी पहले जो सोचा था और अब सोचा है उसमें अंतर वो निकाल लेता है बच्चा, इसे विलोमीयता कहते हैं। जैसे इसे बगल में खींच दिए, अब कोई जो बच्चे जिसके पास विलोमीयता का गुण नहीं है वो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ इधर ही देखेगा, तब कहेगा नहीं ये छोटा है, ये छोटा है और ये लाइन बड़ा है, मतलब उसमें विलोमीयता का गुण विकसित नहीं है, वो विलोमीयता का गुण उसमें नहीं विकसित है। तो ऐसे होता है विलोमीयता में ये। अब बच्चा जब इधर देखेगा और इधर देखेगा तब कहेगा नहीं दोनों लाइन बराबर है, लेकिन अगर उसके मन में विलोमीयता का गुण है तो बच्चा कहेगा नहीं ये लाइन इतनी तक है, ये पहले ऐसे बनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक बनी, इसका मतलब उसके अंदर विलोमीयता का गुण का विकास हो गया। लेकिन पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में विलोमीयता के गुण का विकास नहीं होता है। संरक्षण के सिद्धांत का विकास पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में नहीं होता है। तार्किक गुणितता, ध्यान से समझना, कई बुक पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बीएड वालों का पेपर भी नजदीक आ रहा है तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, समझ जाओ, अच्छे नंबर पा जाओ, और ये बीएड के पेपर में तो पक्का ही पक्का उसमें भी रखा रहता है। तार्किक गुणितता क्या है, जैसे आप देखे होंगे छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तब उन्हें कोई गिलास मोटा है, उसका व्यास अधिक है, तो उसमें अगर डाल दिया जाए चाय या दूध डाल दिया जाए तो कम ऊंचाई तक आएगा, लेकिन कोई गिलास पतला है तो उसमें तो थोड़ा सा ही डाल देंगे तो जल्दी भर जाएगा। तो बच्चे झगड़ा करने लगते हैं घर में कि नहीं 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 मेरा कम है उसका ज़्यादा है, लेकिन बात क्या होती है दोनों में बराबर ही रहती है। तो अगर ये बच्चे में समझने की गुण आ जाए कि इसका व्यास कम है और इसकी त्रिज्या कम है, इसलिए इस गिलास में उतना ही पानी है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक आ गई, और इस गिलास का व्यास अधिक है, ये चौड़ा सा है, इसलिए इसमें कम ऊंचाई तक पानी आए। तो मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब ये समझने लगता है, तब ये नहीं कहता है कि हमें अधिक चाय चाहिए, तो मतलब वो समझ लेता है, या अधिक जूस चाहिए, अधिक दूध चाहिए, बच्चा समझने लगता है। तब बात ये आ जाती है कि उसमें तार्किक गुणितता का विकास हो जाता है। लेकिन बात क्या होता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल में ये तीनों सिद्धांत का उसके अंदर विकास नहीं होता है, बल्कि विकास होने के लिए शुरू होते हैं, विकास अंकुरण के रूप में आने लगता है, ना कि इसमें विकास हो जाता है। संरक्षण का सिद्धांत, विलोमीयता का सिद्धांत और तार्किक का सिद्धांत फिर समझने के लिए हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है वो चलती है 7 से 11 वर्ष तक। अब फिर ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। अब चलिए हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अब संरक्षण सिद्धांत, विलोमीयता का सिद्धांत और तार्किक गुणितता का सिद्धांत, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसे लेके पहुंचते हैं हम। जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचते हैं, ये क्या है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास की तीसरी अवस्था है।
ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की तीसरी व्यवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। जरा ध्यान रखना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अब एक अवस्था दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। ये नहीं कि एक अवस्था दूसरी अवस्था को काट दिए या अलग कर दिए। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या 7 से 12 तक हो सकती है? अरे तो ऑप्शन में अगर 7 से 12 है और किसी के लिए नहीं तो 7 से 12 भी होगा, क्योंकि ये एक अवस्था दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रही है जी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। तो अब समझिए, अब बच्चा आंत प्रज्ञाल का जब अवस्था चला था और पूर्व प्रत्यात्मक, तो पूर्व प्रत्यात्मक में वो समझ नहीं पाया था कि ये संरक्षण क्या है, विलोम्यता क्या है, तार्किक गुणितता क्या है, उसमें ये वो सही से समझ नहीं पाया था। लेकिन अब इसमें देखिए क्या होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बड़ा सा गोला लिए मिट्टी का बनाए, उसमें कई गोलियों में उसे बांट के रख दिए, तब बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा ये गोला, इस गोले मिट्टी के बड़े गोले को कई छोटे गोलियां बना दी गई हैं, कई छोटे गोलियों में बट गई है। यानी बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये समझ गया। अब बच्चा 7 से 11 वर्ष तक हो रहा है, होशियार होने लगा है। विलोम्यता का अनुपात, विलोम्यता क्या है? ये बड़ी गोली है। अब बड़ी गोली को ऐसे छोटी छोटी गोली बनाए जब है, और बच्चा ये समझ गया कि एक बड़े गोले को कई छोटी छोटी गोलियों में विभाजित किया गया है, और उसी फिर छोटी गोली को जब मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला गोला हमें फिर से मिल जाएगा। तो हम क्या कह दिए कि बच्चा ये संरक्षण का सिद्धांत समझ गया है। अब आप समझ गए। अब चलिए हम विलोम्यता में चलते हैं। ठीक, बच्चे को हम दिखाए 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी खींच दिए। अब बच्चे को याद है कि ये 5 सेंटीमीटर की है, और इधर देखा तो ये बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं ये बड़ा है, कहेगा ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। इसके मतलब विलोम्यता रिवर्स, मतलब तो विलोम्यता का गुण का विकास हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर तार्किक गुणितता में, जैसे आपको बच्चे को बताया नहीं कि एक अधिक व्यास वाला गिलास में जूस ले लिए, एक कम व्यास वाले गिलास में जूस ले लिए, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि जूस दोनों में बराबर में है भाई, बराबर मात्रा है जूस का, अधिक नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, बल्कि दोनों गिलास में बराबर है। अंतर इतना है कि उस गिलास का व्यास अधिक है और उस गिलास का व्यास कम है। एक गिलास का व्यास अधिक है और एक गिलास का व्यास कम है। इसलिए हम यही बात करेंगे कि ये क्या है? तार्किक गुणितता। तार्किक गुणितता क्या है? ये तार्किक, जैसे एक गिलास है, ये क्या है? ये छोटा वाला गिलास है, ठीक है? ये क्या है? ये छोटा वाला गिलास है, और ये क्या है? ये बड़ा वाला गिलास है। अब इस गिलास से इस गिलास में एक गिलास पानी डाल दिया जाए तो ये गिलास नहीं भरेगा, लेकिन ये गिलास भर जाएगा। लेकिन जब बच्चे समझ जाएंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे। तो मतलब ये क्या है? यही तार्किक गुणितता है कि बच्चे में तार्किक गुणितता का विकास हो गया। अब तार्किक गुणितता का विकास हो गया। अब टेट और सीटेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि बच्चा जोड़ घटाना और भाग संक्रिया किस अवस्था में शुरू करता है? जोड़ घटाना, भाग गुणा, ये सब किस अवस्था में शुरू करता है? तो अब आप समझना, ध्यान देना, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जोड़ घटाना, गणितीय ज्ञान उसे आ जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है। अब पहुंचता है औपचारिक संक्रिया अवस्था में। और मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब मोटा। बच्चा मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगी, लेकिन हम अंतर भी बताए दे रहे हैं, समझ लीजिए, अंतर भी बहुत क्रिटिकल है। यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये कितने वर्षों तक चलती है? 11 से 15। अब कह दीजिए सर नहीं 10 से 15 अगर कह देंगे तो औपचारिक माना जाएगा यार। एक अवस्था दूसरे अवस्था में प्रवेश करती है, आयोग क्वेश्चन दे देता है और उसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं और यूपीटीटी में क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अंतर क्या है? बिल्कुल मूल बुक पढ़ के अगर समझ जाए तो भाई सब कोई बुक ही खाली पढ़े भाई। बच्चा ऐसे लिखेगा 2 को 5 से भाग देगा, कहेगा 2 दूना 4, आया शेष 1। तब बच्चा ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेगा, ठीक है। ये बच्चा किस में करेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा तब क्या करेगा? बच्चा कहेगा कि 5 से भाग दो, तो बच्चा ऐसे मन में करेगा 2 दूना 4, शेष 1 आया, 2 मर्तबा गया। ये क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता से कार्य करने लगता है, बच्चे को तरीका सब कुछ मालूम हो जाता है कि हमें क्या करना है। जैसे हमें भागु जोग लगाना है तो बच्चा जानता है कि मैं इसीलिए बच्चे जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाते हैं तब उन्हें हम भागु जोग वगैरह सिखाते हैं। लगभग कक्षा 5 में या 6 में पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। बच्चा सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लगता है, तो ठीक है। अब इसमें अधिकतर क्वेश्चन में आता क्या है, जरा ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम में उसमें क्या होता है कि संवेगात्मक अवस्था कितने की अवस्था कितना है, तो संवेगात्मक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक चलती है, ठीक। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक चलती है, तो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। मतलब आंत प्रज्ञकाल और पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। आंत प्रज्ञकाल कितने में है? 2 से 4 वर्ष तक। और पूर्व प्रत्यात्मक काल कितने में है? 4 से 7 वर्ष तक। और फिर आते हैं कितने? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब मोटा। अब मोटा मतलब मोटा ही नहीं कि शरीर से मोटा, मोटा मतलब हम हाथ से उठाएंगे तब या तो जान पाएंगे या लिख के समझेंगे, ऐसे देखेंगे आंख से प्रत्यक्ष। और औपचारिक मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब आप सुने होंगे कोई कहता है महीन बुद्धि पतली बुद्धि, मतलब मन में ही बच्चा कैलकुलेट कर लेता है 2 दूना 4, 1 2 मर्तबा गया, 1 शेष आ गया, इतना ऐसे ऐसे हो गया। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बहुत अच्छे से ही समझाए हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा बीएड में या कहीं भी, आप अच्छे से करना। और यहीं पे अब वीडियो समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मेहनत करते रहिएगा। नमस्कार।